स्टूडेंट, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद नायक में, जहाँ मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे SST चैप्टर 5 लोकतंत्र। इसका पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप मेरा पढ़ाई आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा पढ़ाने के लिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपना बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, गुण दोष और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां, और उन्हें कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि आप हमेशा के लिए उन्हें मेमोराइज कर सकें, कभी भूले ना। जैसे पहले हमारे पास है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले हम अपना पहले का चैप्टर पूरा समरी कर लेते हैं कि पहले आपने देखा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता की शक्ति होती है, ये आपको समझ आ गया। फिर लोकतंत्र के प्रकार, 4 प्रकार हुए: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। और चारों प्रकार के अंदर जो राजनीतिक प्रकार था उसके भी आगे 2 टाइप्स बताए गए कि राज्य लोकतांत्रिक, शासन लोकतांत्रिक। राज्य लोकतांत्रिक क्या होता है? सैद्धांतिक पक्ष होता है लोकतंत्र का, जिसके अंदर जो पूरी सरकार की शक्ति होती है, सत्ता की पावर होती है, वो जनता के पास होती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा शासन लोकतंत्र। शासन लोकतंत्र क्या होता है? अब जो हमारा राज्य लोकतंत्र होता है उसका व्यवहारिक रूप, यानी जब हम सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हैं, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा शासन लोकतंत्र हुआ। अब शासन लोकतंत्र के भी आगे 2 टाइप्स बताए गए, और 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? शासन लोकतंत्र प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो डायरेक्ट होता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो इनडायरेक्ट रूप से हम प्रतिनिधि चुनते हैं, उसके लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसको भी आगे 2 टाइप्स में बताया गया: संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय जो हमारे इंडिया में होता है, जैसे एक राज्यसभा होती है, छोटा सदन होता है, सदन के भी 3-3 पार्ट होते हैं। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, फिर राष्ट्रपति होता है। ये एक संसदीय व्यवस्था है। और अध्यक्षात्मक क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट पब्लिक वोट करती है एक पर्टिकुलर लीडर को। ठीक है, जैसे अमेरिका में होता है हमारे, कि जैसे डायरेक्ट वोट कर रही है, एक पार्लियामेंट बनती है जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल एक लीडर के पास होता है। अब जो राज्य लोकतंत्र और शासन लोकतंत्र मिलकर राजनीतिक लोकतंत्र बना रहे थे, उसकी भी कुछ आधारभूत मान्यताएं थी कि वो जो संविधानवाद में विश्वास रखता है और उसकी पूरी पावर जनता के पास होती है। और राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर सैद्धांतिक पक्ष राज्य होता है और व्यवहारिक पक्ष शासन होता है, और जनता का पूरा है ना सरकार पे नियंत्रण होता है। वो उसे कभी भी नियुक्त कर सकती है, कभी भी हटा सकती है। ये हमारा हुआ राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र में क्या था कि सामाजिक लोकतंत्र में ये कहा गया कि सामाजिक तौर पे सभी व्यक्तियों को समानता दी जाए, यानी उनमें जो हमारे समाज में स्थापित भेदभाव है उसको मिटाकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें सभी को प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान हो। ये हमारा था सामाजिक लोकतंत्र। अब आर्थिक लोकतंत्र क्या था? आर्थिक लोकतंत्र जो अर्थव्यवस्था पे डिपेंड हो, और अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जो इनकम सोर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड, वो हमारा आर्थिक लोकतंत्र था। अब आर्थिक लोकतंत्र के लिए भी 3 अलग अलग कैटेगरीज ने, व्यक्तिवादियों ने कहा कि जो ये लोकतंत्र है, कौन सा? हमारा आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में उन्होंने क्या बताया व्यक्तिवादियों ने कि ये एक शुद्ध पूंजीवादी लोकतंत्र है, कि मतलब जो हमारे लोकतंत्र है इसमें डायरेक्ट जो ज़्यादा, जिनके पास पूंजी है, ज़्यादा धन है, वो उनका लोकतंत्र है। और मार्क्सवादियों ने इसकी विपरीत पूरा बताया कि जो ये आर्थिक लोकतंत्र है, ये पूंजीवाद का ना होकर ये समतावादी, मतलब समानता, ऐसा तंत्र है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें समानता का सबको अधिकार है। और उदारवादियों ने इन दोनों से ही हटकर ये बताया कि जो आर्थिक लोकतंत्र है ये लोक कल्याणकारी है, यानी जिसमें सभी की भलाई हो। आगे हमारे था नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र को इन तीनों, जो बाकी हमारे 3 थे, राजनीतिक था, सामाजिक था और आर्थिक लोकतंत्र था, इन तीनों का आधारभूत बताया गया, मूल बताया, ये मतलब शासन का मूल आधार इसे बताया गया। क्यों? क्योंकि नैतिक लोकतंत्र के अंदर नैतिक मूल्यों को, जो मानवीय मूल्य होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की गरिमा, जितने भी अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता होता है, उसका ध्यान रखते हुए लोकतंत्र की स्थापना की जाए, वो नैतिक लोकतंत्र था। ये हमारे लोकतंत्र कंप्लीट हुए। और फिर हमारे 5 सिद्धांत हुए। और 5 सिद्धांत कौन कौन से? उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी, समाजवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला टॉपिक है जनता का शासन। जनता का शासन क्या है
जो हमने पहले पढ़ लिया कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा ही उसकी एक विशेषता है, जनता का शासन और जनता द्वारा निर्मित शासन। ठीक है, ये दोनों ही हमारी विशेषताओं में आ गया और ये दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं। अगला जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। अब साध्य क्या चीज़ होती है कि जो भी हमारे पास साधन होता है और उस साधन का यूज़ करके हम जो भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो हमारा साध्य कहलाती है। और लोकतंत्र के अंदर साध्य क्या चीज़ हुई, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, यानी उसे उसके जितने भी अधिकारों को है उनको संरक्षण प्रदान करना ही लोकतंत्र का साध्य है, उसकी उपलब्धि है, उसका मुख्य लक्ष्य है। यानी लोकतंत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सरकार जो भी सत्ता में आई हुई है वो उस साधन का यूज़ करके किसी भी व्यक्ति जनता की जितनी भी स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अधिकारों का संरक्षण कर सकती है। अगला है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ये लोकतंत्र की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र बेसिकली हमने अर्थ देखा कि जनता द्वारा जनता पर शासन होता है, पर जो सरकार सत्ता में आती है, जो भी शासन करता है वो पूरी तरह जनता पर उत्तरदायी होता है। मतलब जनता उसे कभी भी नियुक्त कर सकती है, कभी भी हटा सकती है। यहाँ पे वर्कर कौन है? यहाँ पे वर्कर हुआ जो सरकार है, यानी सरकार पर पूरा प्रेशर रहता है कि वो जो शासन में है वो शासन में तब तक बनी रहेगी जब तक वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, जनता के लिए काम करेगी, जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए अपनी योजनाएं बनाएगी, नीतियां बनाएगी। अगर ऐसा शासन आता है या सरकार आती है जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रही है और उनका कुछ डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है, तो उसको जनता कभी भी हटा सकती है। अगला हमारे इसकी विशेषता है जो लास्ट है, लोकतंत्र विकासशील शासन प्रणाली है, शासन है। कैसे? स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में हमने पहले राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर देखा कि स्टार्टिंग में है ना जो लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा गया। मतलब क्या है व्यक्तिवादी लोकतंत्र का? पहले व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, उसके अंदर यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी, पर राजनीतिक तौर पे, यानी वो चुनाव लड़ सकता है और राजनीतिक अधिकारों के लिए मांग कर सकता है। ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। पर बाद में जब ये उदारवादी में बदल गया, जो अब हो रहा है, मतलब उसको राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तो प्राप्त है, साथ में सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक ऐसे समाज में उसे समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आर्थिक क्षेत्र में समानता भी उसे प्राप्त। और उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा ही क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी मतलब जिसमें लोग ऐसा लोकतंत्र हो कि जिसमें ओनली लोगों की भलाई के लिए ही काम किया जाए। तो अब हमने जब इस जर्नी को देखा, लोकतंत्र की जर्नी को देखा, स्टार्टिंग में व्यक्तिवाद था, मतलब ओनली व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता तो प्राप्त थी ओनली राजनीतिक तौर पे। फिर बाद में धीरे धीरे उसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी मिलने लगी और फिर बाद में ये लोक कल्याणकारी सिद्ध हो गया। जब हम इस प्रोसेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोकतंत्र कैसा शासन है, एक विकासशील है जो प्रोग्रेस करता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी जो प्रतिनिधि कौन सा? अप्रत्यक्ष तौर वाला, जिसके 2 टाइप्स हमने देखे, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। ये संसदात्मक जो अब इंडिया में भी है, इसके लिए आप इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो और ब्रिटेन की शासन प्रणाली का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। और अध्यक्षात्मक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ओनली अमेरिका की शासन प्रणाली का इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। ये दोनों मिलकर जो शासन प्रणाली बना रही है, यानी ओनली प्रतिनिधि लोकतंत्र, मतलब ये दोनों 2 टाइप्स है किसके? प्रतिनिधि लोकतंत्र के। तो अगर कोई पूछे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। कैसे? कि हमारे वर्ल्ड में ओनली एकमात्र स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो संघीय स्तर पे, मतलब प्रतिनिधि प्रजातंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से जो पूरा लोकतंत्र है उसमें लागू होता है। कैसे? उसमें संसदात्मक भी है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है और साथ के साथ उसमें उसके ओनली 5 प्रांतों में, मतलब 5 जो अपने जैसे राज्य होते हैं उनके वहाँ प्रांत कैप्टन होते हैं, उन 5 जगह प्रत्यक्ष रूप से भी वहाँ शासन प्रणाली, मतलब जितने भी लोकतंत्र के प्रकार होते हैं उन सब का मिश्रित फॉर्म है स्विट्जरलैंड के अंदर। ये हमारा कंप्लीट हुआ लोकतंत्र की विशेषता है। अब हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक प्रशिक्षण, मतलब के लोकतंत्र के क्या गुण है, क्या अवगुण है। पहले जब हमारे विद्वान हुआ करते थे, विद्वान और विचारक, इनमें आपस में मतभेद होता था कि मतलब ये भी तर्क वितर्क करते थे आपस में। तो एक विद्वान हुए बर्क,
उन्होंने पूरे संपूर्ण लोकतंत्र को क्या बता दिया, लज्जाहीन, कि मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये किसी के भले के लिए ही नहीं है। और दूसरी ओर लोवेल एक विद्वान हुआ जिसने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन बताया, मतलब ऐसा शासन जो लोगों की ही भलाई के बारे में सोचता है और इसमें लोगों का पूर्ण रूप से भला होता है, उनके हित, उनकी प्रगति के सारे अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। उनके इन मतभेदों के आधार पर लोकतंत्र के गुण और अवगुण, मेरिट और डिमेरिट्स। लोकतंत्र के गुण, सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र, जब आज के टाइम में जो उदारवादी लोकतंत्र है उसका मेन मोटो क्या है कि लोक कल्याणकारी, मतलब जितने भी वो काम करेगा वो लोगों के हित के लिए करेगा, कि सामाजिक हित में वृद्धि। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण हुआ कि भाई वो सोच रहा है सबका भला हो। जो भी सत्ता में आती है सरकार, तो वो क्या करती है, वो पूरा जोर देती है कि वो पूरा है ना खुश रखे पब्लिक को और उनके सारे डिमांड्स को पूरा करे, ताकि वो जब दोबारा चुनाव में खड़ी हो तो उसे जनता है जो पूरा दोबारा से वोट करे और वो दोबारा सत्ता में आए। और दूसरा, कार्यकुशल शासन। अब कार्यकुशल शासन प्रणाली कैसे हुई? किसी भी नीति को लागू करना होता है, जैसे अभी आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ, पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो उसको लागू फॉर्म में कौन लेके आए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीचे जिला स्तर पे अलग अलग, जैसे पुलिस वालों को सबको लगाया गया कि भाई, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में सबको अपना अपना काम बांटा गया। तो इसमें कार्य कुशलता से निपुण हुआ। कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक कार्य कुशल शासन है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि कार्य कुशल कैसे हुआ। थर्ड हमारा कि सार्वजनिक शिक्षा का साधन है ये। अब सार्वजनिक शिक्षा का साधन कैसे? गेटले हमारे एक विद्वान हुए जिन्होंने लोकतंत्र को एक स्कूल बताया। किसका? नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला। मतलब हम सब ऐसे कह सके कि हम भारतीय हैं, ये हमें शिक्षा कौन देता है? ये हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमें सिखाती है कि हम सब भारतीय हैं, इसकी शिक्षा हमें वो देता है। तो गेटले ने लोकतंत्र को क्या कहा? उसने इसे नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला, शिक्षा देने वाला स्कूल बताया। अब सार्वजनिक शिक्षा कैसे है कि भाई सब आम चुनाव लड़ते हैं और सब जनमत का निर्माण होता है, सभी आपस में लोग मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला हमारा गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। अब नैतिक शिक्षा का साधन कैसे? इसके लिए जो हमारा विद्वान थे लोवेल जी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है, कि यानी व्यक्ति को मोरल ड्यूटीज जो होती है कि भाई उसकी जो नैतिक कर्तव्य हैं उसको पूरी तरीके से उन पे जोड़ देता है। और ब्राइस ने बताया कि जब लोकतंत्र होता है तो व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, और जब राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, मतलब वो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और अपने उसके जितने भी राइट्स होते हैं, उसके जितने भी कर्तव्य होते हैं उनको वो परिपूर्ण करता है। अब हमारा पांचवा गुण क्या है? देशभक्ति की शिक्षा। अब देशभक्ति की शिक्षा कैसे मिलती है? एक विद्वान थे मील, उनके शब्दों में कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। अब कैसे? हम देखते हैं कि भाई लोकतंत्र किसी एक शासक, मतलब कोई एक जाति का या एक समाज वर्ग का ना तो राष्ट्रपति बन सकता है, ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी जनता अलग अलग वर्ग से चुनती है और ये एक जनता की संपत्ति हुई। पावर जनता के पास है तो जनता ही चुनेगी। अब जनता चुनती है तो यानी जनता की ही संपत्ति है। तो इससे क्या होता है कि जनता में राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम जाग, हमारी प्रॉपर्टी है, हम चुन रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं, हम अपनी सरकार खुद बना रहे हैं। तो ये एक देशभक्ति की भावना को पैदा करती है, उसका विकास करती है। तो देशभक्ति की शिक्षा देता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का अगला गुण है जो मेन क्या है? क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा कैसे? जहाँ पे भी जो अगर दोनों पक्षों के बीच में मतभेद हुआ है या दंगा फसाद हुआ है, आंदोलन छिड़ा है, तो वो क्या करते हैं? शांति से उनकी वार्ता करवा के उनको सुलझाने की कोशिश करते। क्रांति की आशंका पता कैसे राज्यों में होती है? जिनमें किसी एक वर्ग के हाथ में होता है शासन। अब वर्ग भी कैसे? या तो अमीर या गरीब या मध्य वर्ग। अगर शासन किसी एक वर्ग के पास है, या तो अमीर के पास है या गरीब के पास है, और तो इसमें क्या होता है? एक ऐसे लोकतंत्र में क्या हो जाता है? क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक के पास है जनता, पूरा लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर एक वर्ग के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। मतलब वो उसी वर्ग का, उन्हीं लोगों का भला करने के बारे में उन्हीं के पक्ष में सारे नीतियां बनाते हैं और उन्हीं के कहने पर अपनी बात को मनवाते भी हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। ये ऐसा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। और लोकतंत्र के अंदर सभी को बराबरी का हक होता है। कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव जीत सकता है और प्रतिनिधि बन सकता है। आगे हमारा क्या है? समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। कैसे? कि लोकतंत्र है उसमें समानता और स्वतंत्रता दोनों का अधिकार दिया गया है। ये हमने पहले पढ़ लिया। जब भाई ये दोनों ही अधिकार दिया है
पहले ओनली राजनीतिक स्वतंत्रता थी, मतलब राजनीतिक तौर पे समानता भी थी, स्वतंत्रता का अधिकार भी था जनता के पास। अब उसे राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी दे दिया गया। तो ये शासन किस पे डिपेंड हुआ पूरी तरीके से? समानता और स्वतंत्रता पे ही। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र है जो उसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग इन पे भेदभाव नहीं किया जाता। अगला गुण क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना है इसमें। अब कैसे? जब इसने राइट्स दे दिए किसी भी इंसान के, मतलब जनता को राइट्स दे दिए, किसके? उसको समानता भी है और उसको स्वतंत्रता भी है। कोई इनके राइट्स का हनन करता है, शोषण करता है, तो उसके लिए उसका संरक्षण करने के लिए भी कोई होना चाहिए, उसकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र मतलब जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण ना हो, ऐसी न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। वो ही न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उनके अत्याचार से भी जनता को बचाती है। व्यवस्थापिका मतलब जैसे हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका जनता के अधिकारों का शोषण ना हो, इसको बचाने के लिए भी हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जो अगला गुण है, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक। अब जब लोकतंत्र में ये कह दिया गया है किसी एक का नियंत्रण नहीं है, किसी एक वर्ग का, एक क्षेत्र का नियंत्रण नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है? जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे अलग अलग भाग बटे हुए हैं, इन सब का भी समान रूप से विकास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो? एक अधिनायकवाद की स्थापना हो जाए, मतलब कोई एक ही लीडर और एक ही क्षेत्र में उसका विकास करता जाए, उसी क्षेत्र का नियंत्रण होता जाए लोकतंत्र के ऊपर। अगला हमारा है संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र का जो हमने राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि भाई संविधानवाद होना चाहिए। संविधानवाद मतलब किसी भी व्यक्ति के, अब संविधानवाद भी कैसे कि भाई लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का उसकी अपनी इच्छा से शासन नहीं होता, बल्कि उसे जनता के अकॉर्डिंग शासन करना पड़ता है। ये ऐसी विधि होती है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारा जाता है कि भाई सभी जितनी भी जनता है उनको स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब ये एक निरंकुश शासन ना होकर एक सीमित शासन होता है। और संविधानवाद के अंदर सबसे मेन मोटो क्या होता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे? जो सत्ता होती है, उसकी पावर होती है, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी होती है। जैसे केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास जिला स्तर पर, और पब्लिक के पास अलग अलग। पब्लिक के पास कैसे? वोट होते हैं, वोट करती है। तो संविधानवाद में आस्था होने का मतलब है, एक तो व्यक्ति की स्वेच्छाधारी, मतलब उसकी इच्छा से शासन नहीं होता, जनमत से शासन होता है, बहुमत से शासन होता है। और संविधानवाद में क्या सबसे मेन मोटो रखा जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। जो नेक्स्ट शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है पूरी सरकार की। अगला जो 11वां गुण है लोकतंत्र का, वो क्या है? शक्तिशाली शासन व्यवस्था। कि भाई जब भी राष्ट्र पे, हमारे देश पे कोई भी संकट आता है, कोई भी आपातकाल घोषित होता है, तो सारी सारी जनता एक साथ मिलकर उस संकट का पूरी तरीके से उसका सामना करती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि शासन व्यवस्था वो कैसी है? शक्तिशाली है। अगला हमारा लास्ट जो गुण है कि विश्व शांति का समर्थक है। अब विश्व शांति का समर्थक कैसे? जब भी कोई विवाद उठता है देशों के बीच में, या देश के आंतरिक तौर पर राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होता है, तो क्या किया जाता है? सरकार बैठती है और शांतिपूर्ण तरीके से या तो संधि प्रस्ताव करती है या वार्ता करती है, और उस विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश करती है, या अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून लगा के या कोई कानून बना के उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करती है। अब लोकतंत्र के कुछ दोष भी बताए गए। गुण हैं, अगर किसी चीज़ के कोई गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, यानी अवगुण भी होते हैं। अब सबसे पहले इसमें अवगुण क्या बताया गया? लोकतंत्र में जो व्यक्ति से रिलेटेड जो धारणा दी गई है वो भ्रमपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में कहा गया कि व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न माना गया है और उसे मताधिकार का अधिकार दिया है। व्यक्ति है जो मूलतः अबौद्धिक प्राणी है, जो अपने मूल संवेगों, मतलब भावनात्मक रूप से चलता है, और ऐसे में जब उसे मताधिकार का अधिकार दिया जाता है तो वो अपने लोगों का भला करने में लग जाता है। मतलब वहाँ लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र होने लग जाती है, एक भीड़वाड़ा शुरू होने लग जाता है। अगला इसका दोष क्या बताया गया कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता है, कि मतलब सबको बराबरी का हक है, समानता का अधिकार है, पर इसके चक्कर में क्या होता है, जो लोकतंत्र में ये भी दे दिया गया, इस व्यवस्था में ये भी मान लिया गया, गुणों के आधार पर नहीं, संख्या को अधिक महत्व दिया गया। अगर कोई अल्पसंख्यक है, उसमें गुण ज़्यादा है, तो उसका महत्व न रखकर और जिसका बहुमत है उसका महत्व ज़्यादा रखा गया है। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष हुआ, अवगुण हुआ। अगला क्या है? शैक्षिक महत्व का जो दावा है वो भ्रमपूर्ण है। मतलब जो सामाजिक, राष्ट्र की शिक्षा, ये जो नागरिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा,
देता है, ये ऊपर जो हमने अभी देखा गुण में ये कहा गया है, इसे पूरी तरह भ्रमपूर्ण बताया गया है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है, उसमें कोई राजनीतिक दल है, तो वो किसी भी राष्ट्र की समस्या को, अपने जैसे देश की किसी भी समस्या को अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और सॉल्यूशन करने के चक्कर में इसमें उसका तो भला हो जाता है, बाकियों का बुरा हो जाता है। अगला इसका दोष क्या है? अगला जो कहा गया है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता दी गई है, ये सबसे अधिक भ्रमपूर्ण बताया गया इसे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, राजनीतिक समानता दे दी, स्वतंत्रता दे दी, अब पर व्यक्तियों को आर्थिक समानता प्रदान नहीं की गई। आर्थिक समानता मतलब अमीर गरीब। अब गरीब वर्ग है, जब उसके पास आर्थिक रूप से ही समानता नहीं है, उसे बराबरी का ही हक नहीं दिया गया है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता और असमानता का क्या करेगा? मतलब वो उठ ही नहीं पाएगा। अगर कोई गरीब है, वो चुनाव लड़ना चाहे, तो वो चुनाव में कैसे खड़ा है, वो अपनी शक्ति का कैसे यूज़ करे? क्योंकि लोकतंत्र में तो चुनाव कौन लड़ते हैं? जो पैसे, जिसके पास थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे हैं, धन की शक्ति है, तो वो अपने चुनाव में खड़ा होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके या कैसे भी करके, और चुनाव जीत जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कानून बन जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कानून बनते हैं तो फिर भला किसका होता है? ओनली उसी वर्ग का। गरीब तो गरीब रह जाता है। तो ये जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता का जो दावा किया गया, इसे ये पूरी तरीके से भ्रमपूर्ण है। अगला दोष क्या है कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। किसी भी राष्ट्र के हित के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है, और हमने पहले देखा था जो लोकतंत्र है उसमें ऐसा भी दावा किया गया है कि राजनीतिक दल हैं वो अधिक घटित होने चाहिए, मतलब एक दो नहीं होने चाहिए, बहुत सारे राजनीतिक दल होने चाहिए। और उन सब का मकसद क्या होना चाहिए जब उनका संगठन हो, तो कि भाई जो सामाजिक और आर्थिक तौर से उनकी जो नीतियाँ हों वो जनता के उत्थान के लिए हो, जनता की भलाई के लिए हो। आजकल जब हम व्यवहार में ऐसा देखते हैं तो सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति कर रहे होते हैं। अब दल भक्ति कैसे? कि वो राष्ट्र अगर कोई नीति पारित करते हैं, कोई कानून बनवाते हैं, तो वो राष्ट्र के हित के लिए नहीं होता, उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए होता है। तो ये राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है। छठा दोष है हमारा अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कैसे? पहले बताया गया कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है हमारी, वो असफलताओं की जिम्मेदारी खुद पे नहीं लेता। अगर कोई नीति उन्होंने लागू की और वो सफल नहीं हुई, कोई कानून लागू किया और वो सफल नहीं हुआ, तो उसकी असफलता का वो पूरा दोष किस पे मंड देता है? विरोधी सरकार पर, विरोधी राजनीतिक पार्टी पर, ठीक है। और फिर उसके चक्कर में क्या होता है, मतभेद पैदा होते हैं, और वो पार्टियां फिर जो अलग अलग वर्ग विशेष होते हैं उनको भड़काती है और दंगे होते हैं। तो इसके कारण जो नीतियां जब असफल हो जाती है, तो उसका खुद के ऊपर जिम्मेदारी ना लेके दूसरे पे थोपने की वजह से ये जनता के प्रति अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है, मतलब खुद को उत्तरदायी नहीं मानती किसी चीज के लिए। अगला हमारा दोष है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। ये तो आपने मोस्ट रूप से देखा ही होगा कि भाई कोई भी नीति पास हो रही है, मतलब कोई कार्यक्रम या कोई भी कानून बन रहा है, जनता के हित के लिए बन रहा है, तो उसको बनना होता है 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, और उसको खींचते खींचते ले जाते हैं 5-6 साल तक। तो उस चक्कर में क्या होता है, टाइम की तो बर्बादी होती है, साथ के साथ जो सार्वजनिक तौर पे हमसे जो कर वगैरह वसूला जाता है, या हमारे थ्रू जैसे भी सरकार के पास जो भी पैसा चाहता है, धन जाता है, उसकी पूरी तरीके से बर्बादी होती है। और ये सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं चुनाव में। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इतना तो टाइम खर्च किया जाता है, टाइम के साथ साथ वो जितना भी धन होता है वो सब सरकारी खजाना होता है उसको लगभग खाली ही कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ऐसा देख सकते हैं कि लोकतंत्र में बहुत ही खर्चीलापन है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो गरीब देश है, तो गरीब देशों के लिए जो लोकतंत्र है वो कैसा सिद्ध हो रहा है, खर्चीली प्रणाली शासन व्यवस्था की तरह सिद्ध हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जब खर्चा ज़्यादा होगा तो उसकी विकास की गति भी धीमी हो जाती है। अगला हमारा जो दोष था, अवगुण है, वो है उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता कैसे? अब लोकतंत्र में कहा गया भाई जनता का शासन है। जनता का शासन कैसे? कि जनता वोट करती है, पर यहाँ जब व्यवहार में हम देखते हैं चुनाव हो रहा है, ओनली 50 से 60% के लोग ही वोटिंग करने जाते हैं। जब बाकी बचे हुए लोग नहीं जा रहे वोट करने, तो उनके चक्कर में ऐसे लोग, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे लीडर का चुनाव हो जाता है जो या तो कम योग्य है या अवसरवादी प्रकृति का है। अवसरवादी प्रकृति का मतलब जो मौके का फायदा उठा रहा है सिर्फ। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन।
अब वो कैसे थी, हमने ऊपर देखा, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यहाँ पे शक्ति है जो छोटे छोटे भाग्स में बटी हुई है। किसी भी को हम देखते हैं बिल पारित करवाना होता है तो राज्य सदन, लोकसभा, मतलब सदन से पास होता है, फिर कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, फिर राष्ट्रपति से अंतिम रूप से पास होएगा, तब जाके लागू होगा। इस चक्कर में कितना टाइम लग जाता है और कोई भी निर्णय गुप्त रूप से संभव ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई आपातकाल घोषित होता है, संकट होता है, तो उसके अंदर सत्ता में विकेंद्रीकरण होने के कारण, सत्ता छोटे छोटे एक के पास ना होकर सत्ता छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है, उसकी वजह से कोई भी निर्णय ले रहा है तो वो निर्णय जल्दी से संभव नहीं हो पाता और गुप्त रूप से संभव नहीं हो पाता। और हमारा लास्ट दोष है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। गुण में पढ़ा हमने कि भाई विश्व शांति का समर्थक है, पर अवगुण में ये जो साम्यवादी आलोचक हैं उनका मत है, साम्यवादी आलोचक कौन, जो समानता को, मतलब सारे वर्ग विशेष को मिटा के ओनली एक ही वर्ग को रखते हैं। ऐसा साम्यवादी समाज जिसमें ओनली एक ही वर्ग को रखा जाता है, सारे मतलब मानवता ही उनका मूल आधार होता है कि सब मानव है और मानवता है, कोई अलग अलग वर्ग विशेष बटे हुए नहीं है, वो साम्यवादी हुए। और साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य है जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद राज्य है। पूंजीवाद मतलब, पूंजी मतलब होता है पैसा, धन दौलत, अमीरी, तो जिनके पास है उनका लोकतांत्रिक शासन है। और उनकी वजह से क्या होता है, युद्ध, क्रांति, इनका जन्म होता है कि पूंजीवाद की वजह से अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा, वर्गों के बीच में मतभेद पैदा होगा और उससे कैसी कंडीशन पैदा होगी, युद्ध की, क्रांति की, उसकी कंडीशन पैदा होगी। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक ना होकर एक नव उपनिषदवाद निर्माण करता है। कैसे भाई, पूंजीवाद का शासन हुआ, उसी ऐसे एक साम्राज्य को जन्म देता है जिसमें उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाता है जो उनके फायदे के लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।